हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के 10th नंबर के क्लास में। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में ही। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में इंटीग्रेशंस देखे थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे और फॉर्मूले भी देखे थे। और आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में ही डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या फिर लिमिट इंटीग्रेशंस का कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम या फिर एग्जाम्पल बोल सकते हो, या फिर एग्जाम्पल किसके लिए? ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन बोल सकते हो इसी को। लिमिट इंटीग्रेशन बोल सकते हैं या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा, हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो है टू टाइप से होता है। एक होता है डिफाइनाइट और एक होता है इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है और इनडिफाइनाइट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता। डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस को ही लिमिट इंटीग्रेशंस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जैसे आप लोग 12th क्लास से आगे निकल कर आगे हायर लेवल में जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशंस का 3 टाइप पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनका जो रेंज है उस हिसाब से इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। लेकिन एरिया के आधार पर इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। इंटीग्रेशन को एरिया के बेस पर 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका लीनियर इंटीग्रेशन। फर्स्ट होता है लीनियर इंटीग्रेशन और सेकंड होता है सरफेस इंटीग्रेशन, या इसी को बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रेशन। और थर्ड होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, लीनियर का मतलब होता है रेखीय समाकलन, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठीय समाकलन और वॉल्यूम इंटीग्रेशंस का मतलब होता है आयतन समाकलन। इसको डबल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। सरफेस को, सरफेस इंटीग्रेशंस को डबल इंटीग्रेशंस के नाम से भी जाना जाता है और इसका सिंबल रहता है डबल कर्व रहता है इसमें। और इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? इसमें 3 कर्व होता है और यहाँ पर v लिख देते हैं और यहाँ पर s लिख देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाता है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने देखा एरिया के आधार पर। यहाँ पे एक लाइन होता है एरिया, केवल लेंथ की बात होती है। यहाँ पर सरफेस होती है, मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात होती है। और वॉल्यूम यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बात होती है। तो वे एरिया के आधार पर इंटीग्रेशंस को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ओके, इसका यूज़ हम लोग किसी लाइन को डिफाइन करना रहता है, किसी स्पेसिफिक लाइन या वायर, या ऐसा कंसिडर कर सकते हो किसी लॉन्ग वायर की जो लेंथ है या उसकी एरिया है उसको डिफाइन करने के लिए इस इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं। और इसका किसी सरफेस या प्लेन के एरिया को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम लोग किसी 3D बॉडी जिसके पास वॉल्यूम होता है, हाइट होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ होता है, उस बॉडी को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग केवल लिमिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे कि इससे यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड डेफिनेशन वगैरह हम लोग पहले भी देख चुके हैं और लिमिट इंटीग्रेशन क्या होता है ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर केवल हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जैसे कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग
इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें से फर्स्ट है, यदि आपको दिया गया है x की पावर में 4/2, x की पावर में 4/2 दिया हुआ है और इसका लिमिट दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 2 b इज इक्वल्स टू 3। इस रेंज में हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दूसरा दिया हुआ है साइन x, वेयर a इज इक्वल्स टू, फिर से हमको दिया हुआ है 45 और b इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 60। तो इस रेंज में हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन ए लिख देता हूँ। तो हम लोग को पता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिफाइनाइट या लिमिट इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ए टू बी। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रहेगा और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये हम लोग को पता है। इसी को कहा जाता है लिमिट इंटीग्रेशन या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो आगे हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर में 4/2 और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो हम लोग को पता है एक्स की पावर में कुछ भी रहता है तो इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, 4/2 + 1 और ऐड होने के बाद जो आता है वही नीचे में आ जाता है, 4/2 + 1। अब यहाँ पर जो लिमिट लगा है इसको लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर में, यहाँ पर 4/2 + 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/2 और नीचे में भी लिख सकते हैं 6/2। और लिमिट क्या लगा है, a b, a की जगह पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर में ये हो जाएगा 3 और अपॉन में हो जाएगा 3 और यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है 2 3। अब यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे तो लिमिट कैसे ओपन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ओके, तो यहाँ पर लिमिट कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले लिमिट को ओपन करेंगे। तो जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट किए उसी फंक्शंस की जगह पर हम लोग लिमिट को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है तो x की जगह पर पहले 3 को रखेंगे, उसके बाद माइनस करके सेकेंड वाली लिमिट को रखेंगे। ध्यान से देखिए, x की जगह पर क्या रखूँगा, 3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3³ अपॉन 3। उसके बाद माइनस करके सेकेंड लिमिट को अप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और अपॉन में हो जाएगा 3, ऐसा कुछ मिलेगा। और इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा हमको, 3 का 9 टर्म में कितना हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 तक कितना होता है 27 में 8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 19। यहाँ पर हम लोग को जो आंसर मिलेगा 19/3 मिलेगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो i इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 19/3। ओके, तो यही इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर हमको लिमिट दिया हुआ 60 और 45। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नंबर बी। तो हम लोग को पता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस क्या होता है, ए बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, ए बी, और ये हमको दिया हुआ है साइन एक्स और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा
माइनस कॉस एक्स, और लिमिट लगा देंगे ए से बी। और लिमिट का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, लिमिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 45 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 60। ओके, तो जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट किए उसी फंक्शंस की जगह पर लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 60 हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस 45। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस 60 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी टेबल में बता चुका हूँ। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है, और क्या होता है 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ये 1 होगा, ये 3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, और ये 1/2 होगा, और ये 0 होगा। ये किसका वैल्यू है, 0 का, ये 30 का वैल्यू है, ये 45 का वैल्यू है, और ये 60 का वैल्यू है, और ये 90 का। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा जी, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√2, 1/√2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √2 + 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2/√2। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरह से डिफाइनाइट या फिर लिमिट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आज का ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1/f(x) इज इक्वल्स टू, लिमिट दिया हुआ है 0 से 2। चलिए केवल फंक्शन बस बोलता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, चलिए ऐसे ही बोलता हूँ, 0 से 2 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/√x और dx। इसका वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। डायरेक्ट ऐसा भी दे सकते हैं, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पैटर्न बताया था उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो फिर वही यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है ना। यहाँ पर √x है, और √x का मतलब क्या होता है, x के पावर में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 1/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर में 1/2 dx। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0 to 2 x की पावर में -1/2 dx हो जाएगा। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, और 1 ऐड होने के बाद जो आता है वही नीचे आ जाता है। और लिमिट क्या है यहाँ पर 0 to 2 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x के पावर में, ये हो जाएगा 2, 2 में 1 गया, +1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी +1/2 हो, और ये आ जाएगा लिमिट 0 to 2। अब यहाँ पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, माइनस करके ये वाला लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हम लोग को आंसर कितना मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा, ये 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 2/√2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम किए उससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए आगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 8th नंबर का टॉपिक होने वाला है, और ये 8th नंबर का टॉपिक है जनरल फार्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम।
आप लोग मैथमेटिक्स में 9th क्लास 10th क्लास या फिर किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स में जो फार्मूला पढ़े हैं उन्हीं फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। और ये फार्मूला रहेगा एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, जो कि फिजिक्स में भी यूज़ होता है। तो इसलिए आपको इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, 11th 12th जेई नीट हर कंपटीशन एग्ज़ाम में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक नज़र देख लेते हैं। आप लोग सभी ये फार्मूला जानते हैं, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो स्क्वायर क्या होता है सभी को पता है, ये ऐसा एरिया होता है या ऐसा शेप होता है जिसका साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके 4 साइड होते हैं, ए, तो ये इसके साइड्स हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो इसका लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, ऐसा कुछ शेप होता है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसके पास लेंथ होता है, इसके पास ब्रेड्थ होता है। और अगर इसका एरिया निकाले तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर एल कंसिडर किए हैं और ब्रेड्थ यहाँ पर हम लोग बी कंसिडर किए हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एल क्रॉस बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग फिगर के द्वारा देख सकते हो, ए बी सी ये ट्रायंगल है, जो इसका साइड्स क्या है? ए, इसके साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहाँ पर ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ये इसका हाइट है। तो याद रखिएगा ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये जो बी सी देख रहे हैं ये बेस है और हाइट क्या है यहाँ पर? ए, और इसको भी आप लोग कुछ पॉइंट दे सकते हो। इस पॉइंट को मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओ ए देख पा रहे हैं, ये इसका हाइट है। तो ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। सर्कल का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये आप लोग को येलो कलर का दिख रहा होगा, ये सर्कल है। ओके, ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है। तो किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेयर का। आप लोग को सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये सर्कल है और ये स्फेयर है। तो स्फेयर का भी रेडियस हम लोग स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछ दें कि किसी भी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तब भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर कोई आपको पूछ दे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और यदि हम लोग इस स्फेयर के वॉल्यूम की बात करें, अगर इस स्फेयर के वॉल्यूम की बात करें तो याद रखिएगा किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है जो कि 6 टाइप के स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और इसके साइड्स क्या हैं? ए, तीनों ही साइड्स इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी क्या है? ए है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस कितना है इनके पास? 1 2 3 4 और ये 5 और ये पीछे है एक, वो हो जाएगा 6। तो टोटल 6 सरफेस एरिया है इनके पास। और सभी सरफेस एरिया के पास क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब साइड की ही बात करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो कितने हैं? 4 साइड्स हैं इनके, मतलब कर्व्ड सरफेस कितने हैं? 4 हैं। और सभी के पास क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का? ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, याद रखिएगा। और अगर हम लोग डायमीटर की बात करें, डायमीटर का मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर चलिए इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ए, इसका भी क्या है? ए।
क्योंकि हम लोग को पता है ये क्यूब में सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और डायमीटर का, ये इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं आप लोग। इसका फार्मूला होता है x1 y1 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर ये है x1 x2 x1 का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं और इसको x2 का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, इसको y1 y2 z1 z2 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो सभी का वैल्यू क्या है, a है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा √3a का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली हम लोग को डायमीटर या डायगोनल का वैल्यू मिल जाएगा √3a। किसके लिए, क्यूब के लिए। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड की बात करेंगे। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आप लोग को सरफेस एरिया ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हेडिंग पे डला हुआ है सरफेस एरिया सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर मैं अगर किसी चीज़ की बात हो रही तो उसको उसके अंदर सारा पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूब के अंदर हम लोग को सरफेस एरिया के ऊपर ध्यान देना था, लेकिन इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज़ हो जाता है। अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसके पास लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ पर बी क्या है, ब्रेड्थ है, एल क्या है, लेंथ है और एच क्या है, हाइट है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस और इसके पीछे वाला सरफेस, ये वाला और ये वाला, तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 1 2 3 4। तो जिस प्रकार हम लोग क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले थे, उसी प्रकार क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2hb प्लस एल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग डायगोनल की बात करें, डायगोनल मतलब यहाँ पर रेड कलर का लाइन देख रहे हैं आप लोग, तो ये होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है B = L इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आई होप क्यूबॉइड का सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंड्रिकल की। तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल है, इसके पास 3 सरफेस होता है, S1 S2 S3। इसका हाइट कितना है, h कंसिडर कर लेते हैं, और हाइट ही इसका लेंथ को डिसाइड करता है। और इसके पास जो S2 S3 सरफेस है उसका रेडियस हम लोग r कंसिडर कर लेते हैं। तब सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम लिखा जाता है πr² h लिखा जाता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंड्रिकल का 2πr r प्लस h होता है। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2πr h। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल से रिलेटेड सारा पॉइंट भी आप लोग का कंप्लीट होता है। लास्ट बात करते हैं कोन की। तो कोन क्या होता है, शंकु होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये स्फेयर है, तो इसका ये सर्कल है, तो इसका रेडियस r कंसिडर कर लेते हैं, इसका हाइट जो है h है और यहाँ पर जो लाइन है इसका लेंथ l है। तो कोन का जो वॉल्यूम है याद रखिएगा 1/3πr² h होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है πr l प्लस r होता है। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है πr l। तो आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना फार्मूला यूज़ होता है फिजिक्स में वो सारा फार्मूला देख लिए हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।